हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो आशा है कि वीडियो आपका स्टार्ट हो चुका होगा। हमारे कई साथी लाइव आ भी चुके हैं। अमृता हैं, दीपिका हैं, बीपी हैं, प्रीति हैं, मोनिका राव हैं, त्यागी सोनम है, जिया राणा है, सुजाता सिंह है, सुलेखा है। तो सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। साथियों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही ये आपका आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म कर देंगे, इसके बाद इसकी पीडीएफ भी आपके को टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। और मनपाल गौतम भी आ चुके हैं। प्रणाम प्रणाम भाई। दीपिका प्रजापति, मीनू राय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चले भाई, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या कह रहा है? कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक सेकंड रुकते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वर, चौथा है वर्ण। तो साथियों, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा है, अगर भाषा है तो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। वर्ण के दो पार्ट होते हैं, वर्ण के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों वर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्णमाला कहते हैं। क्या कह रहा है? वर्णमाला। तो सबसे पहले दिन हमने आपको बताया कि साथियों वर्णमाला किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वर्ण, पहला है वर्ण और दूसरा है माला, यानी वर्णों की जो माला है वो वर्णमाला कहलाती है। अब माला किसको कहते हैं? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि माला किसको कहते हैं? माला कहते हैं व्यवस्थित क्रम को। किसको? व्यवस्थित क्रम को। ठीक है, वर्णों का। और वर्ण कहते हैं वर्ण को, वर्ण कहते हैं वर्ण को। तो पहला लिखा है शब्द समूह को। पहला क्या है? पहला है शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर करें शब्द गणना नहीं होगा, वर्णों का संकलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो शब्द जुड़ा है, यहाँ पर भी शब्द जुड़ा है। वर्ण होता क्या है? वर्ण साथियों सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम वर्ण और वर्ण को मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा। जब हम वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कंठ ध्वनि है। कह रहा है निम्न में से कंठ ध्वनि है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा काखा, कंठ से बोला जाता है। यारा, अब देखिए केटीएम डीओ, हमने आपको क्या बताया? यारा, लावा, ऐसे सजा दो। इसमें कंठ के, इसमें ओष्ठ के साथ साथ दंत भी ऐड कर लो, दंतोष्ठ हो जाएगा। यानी चा और जा जो है, चा और जा का वर्ग चा वर्ग, यानी इसका तालु होगा टाटा डाका मूर्धा हो जाएगा। या और ला का कुछ अलग होगा, इसीलिए पूछा है कंठ ध्वनिया, पहला विकल्प सही जाएगा। कंठ ध्वनियों में साथियों पहला विकल्प सही चला जाएगा। क्या होगा? कंठ ध्वनिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ा है उनको डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें उनको लर्न हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो फटाफट केटीएम डीओ, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये हमारे वर्ग होते हैं।
इनमें अगर हम बात करें गा और घा, का वर्ग के यानी कंठ हो जाएगा। ये चा वर्ग के हो जाएंगे, तालु हो जाएगा। टा ठा डा यानी ये हमारे मूर्धा से हो जाएंगे, टा वर्ग का है। पा फा बा यानी किस वर्ग के है, ओष्ठ से हो जाएगा, इसका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है मूर्धन, तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा, शी विकल्प आपका राइट होगा। शी विकल्प आपका सही चला जाएगा, शी विकल्प आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। देखिए ए है और ऐ है। पहला प्रश्न ये बना कि ए और ऐ किससे मिलकर बनते हैं, तो हमारे प्यारे साथियों जो ए है वो दो वर्णों से मिलकर बनता है, आ प्लस ई से। अब आ का उच्चारण क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो के टी का मतलब क्या हुआ, कंठ तालव्य हो जाएगा। आपका डी विकल्प राइट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता उ तो आपका ओष्ठ हो जाता, अगर री होता मूर्धा हो जाता, अगर साथियों अंग होता तो आपका नासिक हो जाता, नासिक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या होगा, राइट विकल्प साथियों डी हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। जब बात साथियों अयोगवाह की होती है, किसकी, अयोगवाह की होती है, तो दो वर्ण आते हैं कि कौन से, एक को कहते हैं विसर्ग और दूसरे को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में आपका अंग आएगा और साथियों विसर्ग में आपका आहा आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है, आ नहीं होगा, ई नहीं होगा, उ नहीं होगा। राइट विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, अंग और आहा, अंग और आहा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो, जो नया चैनल पे जुड़ा होगा हो सकता है उसको डाउट हो, लेकिन कोई नया होगा नहीं, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है। भाई अपने और भी साथियों को जोड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। कह रहा है ये जो आपको दिख रहा है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त किससे कहते हैं, जैसे ही बात आती है संयुक्त, अब यहाँ पर लिखा है व्यंजन, यानी कह सकते हैं दो व्यंजनों से बना। क्या कहेंगे, दो व्यंजनों से बना, दो व्यंजनों से बना संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। दो स्वरों से बना संयुक्त स्वर कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर पहला है डा, साथियों किसी से नहीं बना है, एकल व्यंजन है। ये कैसा है, एकल व्यंजन है। ठीक है, इसमें व्यंजन के साथ साथ स्वर जुड़ा हुआ है। ज्ञा की बात करें तो साथियों जा प्लस वहां हो जाएगा। अगर साथियों इंज्ञा की बात करें ये पंचम वर्ण है और ये भी आपका पंचम वर्ण है। हम कह सकते हैं ये भी हमारा एकल ही है और ये भी हमारा एकल व्यंजन है। तो दो व्यंजनों से मिलकर कौन सा बना है, ज्ञा बना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। पहला है साथियों विसर्ग, दूसरा महाप्राण, तीसरा संयुक्त व्यंजन अल्प प्राण। तो पूछ रहा है अयोगवाह। जैसे अयोगवाह की बात आती है दो वर्ण आते हैं अंग और आहा, जिसमें अंग अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। तो साथियों राइट विकल्प क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा और शाखा शाहा ये महाप्राण होते हैं। संयुक्त की बात करें तो दो व्यंजन से बना, किस से, दो व्यंजन से बना। अगर हम अल्प प्राण की बात करें पहला, तीसरा, पांचवा और इसके साथ ही साथ पहला, तीसरा, पांचवा और साथियों या, रा, ला और वा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। क्या कह रहा है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो पहले आप ये बताइए कि छा वर्ण आता किस वर्ग में है,
तो आप कहोगे मैम ये चा वर्ग में आता है। किसमें? चा वर्ग में आता है। ठीक है, चा वर्ग में आ गया। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि साथियों आपको ये बताना है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप कहोगे टी फॉर तालु होता है। ठीक है, क्या होता है? टी फॉर तालु होता है, अर्थात साथियों सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये जो छा वर्ण है ये चा वर्ग का दूसरा वर्ण है, अर्थात महाप्राण होगा, महाप्राण और अघोष होगा। महाप्राण अघोष हो जाएगा, महाप्राण अघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें कहता है कि ये जितने भी व्यंजन आपको दिए जा रहे हैं, जितने आपके दिख रहे हैं, इनमें साथियों एक व्यंजन ऐसा है जो संयुक्त नहीं होगा, जो संयुक्त नहीं होगा। यानी अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, किसकी? संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना एक वर्ण। दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना एक व्यंजन वर्ण जो होता है वो संयुक्त होता है। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये चार आते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? छा तो है, त्रा है, ज्ञ है, कौन सा नहीं होगा? खा नहीं होगा। ये साथियों ऊष्म वर्ण होगा, या हम कह सकते हैं संघर्षी वर्ण होगा। ठीक है, ऊष्म संघर्षी वर्ण होगा। आगे की बात करें तो ये क्या होगा? ये साथियों महाप्राण होगा। महाप्राण के साथ साथ क्या होगा? अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन है। कह रहा है तालव्य व्यंजन है। भाई इतने क्रॉस क्यों बना दिए बीपी जी? गजब भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है? लिखा है तालव्य व्यंजन है। क्या कह रहा है? तालव्य। जब बात करते हैं तालव्य की, तालव्य को क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वर्ग लिखा है। आप बताइए कि सबसे पहले का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सीधे सीधे लिखना है KTM 2। क्या लिखना है? KTM 2। जहां पर चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। अब यहाँ पर लिख रहा है तालव्य व्यंजन। क्या लिख रहा है? तालव्य व्यंजन पूछ रहा है, तो टी फॉर तालु होता है। तालव्य व्यंजन में क्या आ जाएगा? पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, चा, छा, जा, झा, वहां। चा, छा, जा, झा। अब देखिए जो आपका पंचम वर्ण होता है ना, ये हमेशा किससे बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है। किससे? नासिका यानी नाक से बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? या, रा, ला, वा, ये जो चार व्यंजन है, चार व्यंजन वर्ण है, पूछ रहा है किस वर्ग के हैं। तो पहला है तालव्य, दूसरा है ऊष्म, तीसरा है अंतःस्थ, चौथा है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है ओंठ से बोले जाते हैं। तालव्य का अर्थ है तालु से बोला जाता है। ऊष्म का मतलब है ऊष्म है, यानी गर्म वायु निकलती है। और अंतःस्थ का मतलब होता है अंदर स्थित। क्या मतलब होता है? अंदर स्थित। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर साथियों आपको याद होगा तो हमने आपको एक जुगाड़ बताई थी, इसको छोड़ दो, यारा लावा, यानी अगर वा सिर्फ दिया होता तो ओंठ हो सकता था। अगर सिर्फ या दिया हो सकता था तो तालु होता। लेकिन यहाँ पर यारा लावा चार दिए हैं, तो यहाँ पर जब चारों की बात करता है तो साथियों क्या होता है? अंतःस्थ होता है। क्या होता है? अंतःस्थ होता है। शी विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शी विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ भाई, सभी साथी हमारे वीडियो को एक बार शेयर कर दें, जिससे आपके और भी साथी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, क्लास आपके लिए है। क्लास हम आपको ऐसी देंगे कि आप अपनी पूरी तैयारी, जैसे आप ऑफलाइन में करते हो ना, बिल्कुल हूबहू वैसी तैयारी कराएंगे।
कोई रियायत नहीं रहेगी, चाहे भले साथियों की संख्या कम क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए भाई थोड़ा आपको सहयोग करना पड़ेगा। अपने दूसरे साथियों को भी बताएं कि क्लास स्टार्ट है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं इस क्लास में। ठीक है, चल आगे देखते हैं। अगला क्लास क्या अगला प्रश्न कहता है अनुनासिक का संबंध होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यही प्रश्न हम गलत कर बैठते हैं। देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है अनुनासिक का संबंध। अनु मतलब होता है सहारे, नासिक का मतलब होता है नाक, नासिक का मतलब होता है नाक। तो ऐसे वर्ण जो नाक के सहारे से बोले जाएं वह अनुनासिक कहलाते हैं, वह अनुनासिक कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ नाक से ही नहीं बोले जाएंगे भैया मेरे, मुख भी साथ में रहेगा। क्या मुख भी साथ में रहेगा, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ऐसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ मुख से बोले जाएंगे तो साथियों निरनुनासिक कहलाएंगे। ये दोनों चीजें याद रखना, निर मतलब होगा नहीं, अनु मतलब सहारे, नासिक मतलब नाक के, नासिक मतलब नाक के। तो जो नाक के सहारे से नहीं बोले जाएंगे, सिर्फ मुख से बोले जाएंगे, वो साथियों अनुनासिक होंगे। और जो नाक और मुख दोनों के सहारे से बोले जाएंगे वो हमारे अनुनासिक होंगे। तो केवल नाक नहीं होगा, केवल मुख नहीं होगा, क्या होगा? नाक और मुख दोनों से शी विकल्प आपका राइट होगा, शी विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये चीज आप 100% गलत कर बैठते हो। इसी को आपको क्या करना है? सही करना है। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनु सहारे, नासिक नाक। तो नाक के सहारे से कौन वर्ण बोले जाते हैं? प्रथमाक्षर गलत, तृतीयाक्षर गलत, चतुर्थाक्षर गलत। हमेशा जो वर्गों का पंचमाक्षर होगा वो हमेशा साथियों नाक के सहारे से बोला जाएगा, जिसमें इंग्या आएगा, वा आएगा, ड़ा आएगा, ना आएगा और मा आएगा। ये 5 वर्ण तो ये है। इसके साथ साथ स्वर में आपका कौन आएगा? स्वर में साथियों क्या आएगा? अंग आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प साथियों आपका राइट होगा। बाकी जितने भी वर्ण हैं वो साथियों कहाँ से बोले जाते हैं? वह हमारे अनुनासिक नहीं होते हैं, वह अनुनासिक नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। जब बात आती है कंठोष्ठ की, किसकी आती है? कंठोष्ठ की। ध्यान दीजिएगा, कंठोष्ठ। यहाँ पर देखिए, तो एक तो आपका क्या बन गया? कंठ बन गया। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आपका कंठ है और दूसरा साथियों ओष्ठ भी है, दूसरा ओष्ठ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो साथियों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? औ है। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? बता दें कि क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फटाफट बता दें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ प्लस ओष्ठ। अब पहला आप देख रहे हो ता कहां से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। का आपका कंठ से बोला जाता है। ए आ प्लस ई है, यानी साथियों क्या है? कंठ तालव्य है। क्या है? कंठ तालव्य है। जबकि औ की बात करें तो आ प्लस ओ से बोला जाता है, अर्थात आ का उच्चारण स्थान आ प्लस ऊ से ऊ बोला जाता है। आ का कंठ होता है, ऊ का ओष्ठ होता है। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। राइट विकल्प आपका पहला चला जाएगा, राइट विकल्प आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा जब आप पढ़ते हो तो उसको ठीक से कैसे लगाते हो? भाषा, जब आप किसी भाषा को पढ़ते हो तो साथियों उसको कैसे सेट करते हो? तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्ण सीखते हैं।
वर्णमाला सीखते हैं। फिर वर्णों को मिलाकर हम क्या सीखते हैं, शब्द सीखते हैं। और फिर साथियों शब्द और शब्द को मिलाकर क्या हम सीख लेते हैं, याद करिए, शब्द और शब्द मिलाकर हम वाक्य सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ध्वनि होगा, उसको हम वर्ण कहेंगे, फिर शब्द होगा, फिर पद होगा, फिर वाक्य होगा। यानी डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का वर्ण है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार, तो यह साथियों पता होगा, पार्श्विक ला, पार्श्विक ला, प्रकंपित, प्रकंपित रा, प्रकंपित रा। तो पूछा क्या गया है, पार्श्विक पूछा गया है, ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला क्या है साथियों, पार्श्विक है। ला क्या है, पार्श्विक है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ना उत्क्षिप्त होगा, उत्क्षिप्त में हो जाएंगे डा और ढा, ठीक है। प्रकंपित होगा नहीं क्योंकि प्रकंपित में रा आ जाएगा। संघर्षहीन कोई वर्ण ही नहीं है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका पहला रहेगा, पहला विकल्प आपका सही जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले जब पहले दिन क्लास हुई थी तो साथियों की संख्या बहुत कम थी, 7 थी, 8 थी, ठीक है। अब आपने जब सहयोग किया, दूसरे साथियों को बताया, तो दूसरे लोग भी आ गए, ठीक है। कुछ हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास किसी को दिखती नहीं है क्योंकि ये फ्लो में नहीं आती। अगर फ्लो में आ रही होती तो अब तक बहुत से लोग हमसे जुड़ चुके होते, ठीक है। क्योंकि जैसे कई साथी मांग कर रहे हैं कि हिंदी की क्लास, हिंदी की क्लास, लेकिन भाई क्या करें, हिंदी की क्लास समय नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है वत्सर्य वर्ग का उच्चारण स्थान। तो देखिए वत्सर्य का दंतमूल भी होता है, मसूड़ा भी होता है, ठीक है। तो अगर हम मसूड़ा को टिक कर देंगे तो साथियों दंतमूल भी तो होता है, और यहाँ दंतमूल को कर देंगे तो मसूड़ा भी होता है। इसीलिए हम कौन सा विकल्प सही करेंगे, शी विकल्प सही करेंगे, क्योंकि वत्सर्य को ही साथियों दंतमूल प्लस मसूड़ा हो जाएगा। क्या होगा, दंतमूल प्लस मसूड़ा हो जाएगा, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकंपित या लुंठित स्वर है, तो पार्श्विक ला होता है। क्या होता है, पार्श्विक ला होता है। ये क्या हो रहा है, पार्श्विक ला होता है, पार्श्विक ला होता है, ठीक है। प्रकंपित, प्रकंपित रा होता है। या और वा की बात करें तो ये क्या होते हैं, आर्ध स्वर होते हैं। पूछा गया है लुंठित, यानी प्रकंपित को ही क्या कहते हैं, लुंठित कहा जाता है। अर्थात साथियों क्या हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है द्विगुण व्यंजन है। कितना पूछ रहा है, द्विगुण। क्या पूछ रहा है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। द्विगुण का मतलब दो गुण जिनमें हो, यानी एक गुण के सामने तो हमारे सामने होते हैं, हम उनको वर्णमाला में पढ़ते हैं, और एक गुण के साथ, एक गुण के कारण साथियों क्या होते हैं, छिपे होते हैं। क्या होते हैं, एक गुण के सामने छिपे रहते हैं, एक गुण के कारण सामने रहते हैं। तो दो गुण हो गए। ऐसे कौन से वर्ण हैं, तो साथियों राइट विकल्प आपका हो जाएगा बी, डा और ढा। क्या हो जाएगा, डा और ढा ऐसे वर्ण हैं जो साथियों कैसे होते हैं, छिपे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, इनको द्विगुण कहते हैं। इन्हीं को साथियों उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हीं को, ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हीं को साथियों, हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहेंगे, इन्हीं को हम कहेंगे उत्क्षिप्त। आ जाओ भाई, इन्हीं को क्या कहेंगे, इन्हीं को हम उत्क्षिप्त कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा
व्यंजन होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा कह रहा है, कैसा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो पहला पॉइंट है अल्प प्राण। अल्प प्राण में आता है 3 वर्ण है, तो 1 3 5 आते हैं, और हमारा 11 लावा आता है। महाप्राण की बात करें तो 2 हैं, दूसरा और चौथा आता है। साथ ही साथ साथियों इसमें आपके शाखा शाहा आते हैं, ठीक है। तो जब ये 2 नहीं होंगे, जब यहाँ पर देखिएगा, जब ये नहीं होगा तो अल्प प्राण ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कैसे वर्ण होंगे देखिएगा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो साथियों महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जिन स्तरों में हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है। अभी इसी प्रश्न पर चर्चा की थी कि ऐसे वर्ण जिनमें हवा मुंह से तो निकलती है, साथ साथ नाक से भी निकलती है, उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जिनमें सिर्फ और सिर्फ मुख से निकलेगी उनको निरनुनासिक कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प हो जाएगा अनुनासिक। और साथियों जिनमें मुख से हवा निकलती है उनको ही मौखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मूर्धन्य स्वर नहीं है। अगर कुछ आपका बिल्कुल कंठस्थ होगा तो आई होप आपको वर्णमाला बिल्कुल कंठस्थ होगी, क्योंकि वर्णमाला में लिमिटेशन है, लिमिट है। वर्णमाला में लिमिट है। सिर्फ अघोष सघोष में हमारा साथी कंफ्यूज होगा, अन्यथा कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए आगे देखते हैं। लिखा है मूर्धन्य स्वर नहीं है। पहला है टा, दूसरा है ठा, दा और डा, ठीक। अब आपको मूर्धन्य अगर पूछा जाए, मूर्धन्य क्या होता है, तो मूर्धा से बोला जाने वाला। कहां से? मूर्धा से बोले जाने वाला। और साथियों मूर्धा से बोले जाने के लिए KTMDO का चा टा, यानी मूर्धा से क्या बोला जाता है? टा वर्ग, टा ठा, डा ढा और अणा बोला जाता है। तो टा बोला जाएगा, ठा बोला जाएगा, डा बोला जाएगा। क्या नहीं बोला जाएगा? तो आपका दा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से बोला जाता है? ये ता वर्ग का वर्ण है, और ता वर्ग का वर्ण कहाँ से बोला जाता है साथियों? दंत से बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो राइट विकल्प हो जाएगा सी। राइट विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। लिखा है हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो साथियों पहला है 52, 48, 53, 50। तो जब बात करें लेखन के आधार पर तो वर्णों की संख्या कितनी आ जाती है? 52 आ जाती है। अगर कभी करें उच्चारण के आधार पर, अगर कभी कहे उच्चारण के आधार पर, अगर बात करें वाचन के आधार पर तो कितनी हो जाती है? 45 होती है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 साथियों व्यंजन होते हैं, ठीक है। 35 व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न कहता है मुंह के भीतर की ऊपरी छत का, मुंह के भीतर जो मुंह है ना उसके जो भीतर की ऊपरी छत, छत तो ऊपरी होगी। देखिए मूर्धा में भी ऊपरी छत होगी, ठीक है, कंठ में भी हो जाएगी, तलुआ में भी होगी। तो कह रहा है मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। क्या कह रहा है? ऊपरी छत का 52 वाचन, 45। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए। हाँ लेखन बोले तो लिखना, लेखन बोले तो लिखना, वाचन बोले तो बोलना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहता है? मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि पिछला भाग क्या कहलाता है? तो हम क्या कहेंगे? मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि पिछला भाग क्या कह रहा है? पिछला भाग क्या कहलाता है, ठीक है। तो अगर साथियों पूछे पिछला भाग क्या कहलाता है तो हम क्या कहेंगे? पिछला भाग कहलाता है तालु। पिछला भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है।
और साथियों बात करें अगला भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, मूर्धा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूर्धा कहलाएगा। ठीक है, याद रखना कैसे है, याद यह रखना है कि भैया कोई मुर्दा होता है, मुर्दा देखे हो ना, तो मुर्दा क्या होता है, अगर मुर्दे को हम रखे रहे तो क्या हो जाता है, गलने लगता है। क्या करने लगता है, गलने लगता है। तो जो मुर्दा होता है वो कैसा होता है, अगला भाग होता है, और जो तालु होता है वो क्या होता है, पिछला भाग होता है। क्या होता है, पिछला भाग होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उच्चारण में स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण, अगर कोई व्यंजन वर्ण है, जैसे यहाँ पर लिखा है का, ठीक है, खा, गा, घा, तो आप बताइए कि इसमें कौन सा स्वर मिला होगा, क्योंकि अगर स्वर नहीं मिला होता तो भैया हलंत लगा होता कि नहीं लगा होता। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में कौन सा स्वर मिला होता है, तो आप क्या कहोगे, पहला विकल्प सही हो जाएगा, आ मिला होगा। क्या मिला होगा, आ मिला होगा। चलिए कौन सा हो जाएगा, राइट विकल्प साथियों हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर। अब ये बताइए घोष किसको कहते हैं, घोष कहते हैं कंपन को। घोष किसको कहते हैं, घोष कंपन को कहते हैं। अब घोषत्व के आधार पर दो प्रकार होते हैं, पहला होता है आपका अघोष, पहला अघोष होता है, दूसरा सघोष होता है। क्या होता है, सघोष होता है। यानी जिनमें कंपन ना हो वो अघोष कहलाते हैं, जिनमें कंपन हो वो सघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर घोषत्व के आधार पर विभाजन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है साथियों, दो प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। आप देख रहे होंगे आज की जो प्रश्नों की सीरीज है वो हम बहुत फास्ट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कह रहा है उच्चारण या मात्रा के आधार पर। देखिए जब बात उच्चारण की करे, जब बात मात्रा की करे, तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आपका होता है हर्ष, यानी मात्रा का कह रहा है, तो साथियों मात्रा या उच्चारण में कितना समय लगेगा, तो आप क्या कहोगे, एक मात्रा का। कितना, एक मात्रा का, जिसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, पाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा साथियों होता है दीर्घ। क्या होता है, दीर्घ होता है जिसकी दो मात्राएं होती हैं, जिसको हम गुरु से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्तुल रेखा कहते हैं। दूसरा साथियों प्लुत होता है, इसकी तीन मात्राएं होती हैं, जिसको हम यस ऐसे लगा देते हैं, सॉरी, जिसको हम कह सकते हैं, हम तीन लगा के कहते हैं ये प्लुत है, ये प्लुत है। ठीक है, जिसका प्रयोग नाटक या नौटंकी में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट विकल्प आपका सी होगा। ठीक है, हाँ देखिए अभी जब क्लास लास्ट में पहुंचेगी तो हम आपसे आपका स्कोर मांगेंगे, आपसे आपका स्कोर मांगेंगे। यहाँ पर देखिए, अच्छा एक बात कहना चाहेंगे अब आप लोग, क्योंकि ये आप जानते हैं इसमें कम लोग हैं। देखिए अपने करियर के प्रति सजग बनिए, क्योंकि जब हम सजग रहेंगे ना, जब हम अपने प्रति सजग रहेंगे तो ही हम अच्छा कर पाएंगे। अगर हम अपना मजाक उड़ाएंगे साथियों तो कैसे कुछ कर पाएंगे, हम जब आपस में ही मजाक उड़ाएंगे तो कैसे कुछ कर पाएंगे। तो सिर्फ हम आपको, चाहे आप हमें अपना बड़ा समझ के, चाहे आप जो भी समझते हो, आई डोंट थिंक, लेकिन सिर्फ आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप साथियों सीरियस होने का समय आ गया है। क्योंकि आप देख रहे हो सरकार प्रतिदिन अपनी नीतियां चेंज करती है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके सीरियस मोड पे आके सिर्फ पढ़ाई कर लो, एक सीट ले लो, बस। इसके अलावा जितना मखौल करना है, जितना मजाक करना है, जितना भी जो भी करना है, इसके बाद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जिनके स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। अर्थ दीर्घ स्वर में कितना लगता है, दो का लगता है। कह रहा है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, अर्थात साथियों तीन मात्रा का समय कह रहा होगा, क्योंकि इससे अधिक समय होता नहीं है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी विकल्प हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। क्या होगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है
एकल व्यंजन नहीं है। एकल मतलब एक, एकल मतलब एक, व्यंजन मतलब व्यंजन। अगर पूछा जाए एकल व्यंजन नहीं है तो इसका मतलब एक होगा। अगर पूछा जाए संयुक्त तो दो होंगे। जब पूछा जाए संयुक्त तो दो, एकल का मतलब होगा एक। तो यहाँ पर पहला लिखा है जा, जा एकल व्यंजन है। फा एकल व्यंजन है। डा एकल व्यंजन है। त्रा की बात करें तो साथियों ता और रा दो से मिलकर बना है। किससे? ता और रा दो से मिलकर बना है। तो यहाँ पर एकल व्यंजन कौन नहीं है? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे वर्ण बच्चा आज क्वेश्चन 2 ज्यादा है, 32 क्वेश्चन है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों अयोगवाह। अयोगवाह में भी आपको आ दोनों तरफ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंग होता है, इसमें आहा होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये आप देखिए स्वर और व्यंजन दोनों, तो स्वर तो स्वतंत्र बोले जाते हैं, व्यंजन के साथ स्वर ऐड होते हैं तभी बोले जाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर ऐड होते हैं तब व्यंजन पूरे होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आहा वर्ण है। क्या कहता है? आहा वर्ण है। जो आहा है वो कैसा वर्ण है? पहला है अयोगवाह, दूसरा है अनुस्वार। भैया अनुस्वार की बात करें तो अंग आता है। अयोगवाह व अनुस्वार, अनुस्वार में तो अंग आता है, आहा नहीं आता है। जबकि अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह में अंग भी आ जाएगा और आहा भी आएगा। अंग को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जबकि आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न पूछ रहा है आहा वर्ण है। क्या कह रहा है? आहा वर्ण है। तो हम क्या कहेंगे? आहा क्या है? अयोगवाह है, क्योंकि अनुस्वार होगा नहीं। इसमें साथियों अनुस्वार दिया है तो ये भी विकल्प नहीं होगा। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे आपका कोई भी प्रश्न नहीं है, 32 प्रश्नों की श्रृंखला थी। अब आपकी जो कल की क्लास होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आपसे पूछ लेते हैं, पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे कि हम कल क्या आपको पढ़ाएंगे। अब आप बताइए कि आप सबसे पहले अब किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। रहा है आपकी, देखिए आपसे पूछ आपसे रहे हैं, फिर क्लास तो हम ही करेंगे ना। हमें पता है कि सबसे पहले आपको किस क्लास की नीड होनी चाहिए। जल्दी से बताइए भाई कि आप लोग किस क्लास को इसके बाद पढ़ना चाहेंगे, कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे। वेरी गुड निधि बेटा, 32 में से 32 स्कोर रहा, वेरी गुड। MRX 30 तो सही हुए, 30 सही हुए। जो 2 गलत हुए आप उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वही गलत नहीं होने चाहिए। सपोज करो अगर वही 2 बच्चे आ गए पेपर में वर्णमाला से रिलेटेड और वही अगर 2 गलत हो गए तो फिर हमारा तो पढ़ाया बेकार हो जाएगा ना। तो जो गलत हो गए उस पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपकी बात भाई हमने सोनम जी सुन ली है। अमृता जो सही लगे। कोमल 32 में से 31 गलत बात, एक जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी सही होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमको पढ़ाना है, हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन पूछ लेते हैं आप लोगों से भी। चलिए भाई आगे बताइए। क्या कि सोनम जी 30 में से 32 में से 30 सही, 2 गलत नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, बीपी सिंह आपने नहीं बताया कि आपके कितने सही हैं। रुचि अलंकार, चलिए हाँ बस जान लगा के जान बना लो, मतलब कहने का अर्थ है भाई देखिए एक बार अब देखिए सरकार की नीति का कुछ नहीं कर सकता। कहीं कह देंगे टेट होगा, कहीं कहेंगे सुपर टेट नहीं होगा। आप टेट पास किए हो, अब आप टेट पास किए हो, अगर सपोज करो उन्होंने टेट और सुपर टेट दोनों खत्म कर दिए तो हमारे लिए ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। ठीक है,
तो जैसे एन केन प्रकारेण, बस हमको ये जॉब लेनी है, ठीक है। भाई श्रीयन वर्मा, अब मैं ऑफलाइन पढ़ूंगी, आपकी क्लास ऑनलाइन नहीं। चलिए, आप जहां भी आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आप वहां ऑफलाइन पढ़िए, इसके लिए हम कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको जहां बेस्ट लगे बच्चा वहां पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद भाई निधि, बहुत अच्छा। चलिए भाई, तो जो हम ये सोच रहे थे, देखिए हम अपनी बात पहले बता देते हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कि अब आपका जो अगला टॉपिक हो वो क्या होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, क्योंकि साहित्य का पोर्शन बच्चा बहुत बड़ा है। तो जो कल आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, सिर्फ इतिहास। देखिए इसमें अगर हम बात करें, व्याकरण मेन है, व्याकरण मेन है, लेकिन आप ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि साहित्य से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भाई देखिए वो लोग पूछ लेते हैं, फिर ये क्या कहेंगे कि जैसे रस है, ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पर उठा के रख दिया रस, रस से संबंधित क्वेश्चन, यानी काव्यालंकार, अगर पूछ दिया काव्यालंकार किसकी पुस्तक है, काव्यालंकार किसकी पुस्तक है, अब आप तो कहेंगे कि भाई साहित्य आएगा नहीं, आपने पढ़ लिया साहित्य आएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर उठा के इन्होंने काव्यालंकार पूछ दिया, वो तो कह देंगे रस के अंतर्गत आता है। क्या करोगे, क्या कहोगे कि भाई ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है, तो हमें विधिवत पढ़ना है और हमें पता है हमारे सभी साथी इसमें सहयोग देंगे, ठीक है। तो फिर बाकी आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ भाई, हमारा सहयोग करते रहे, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। तो धन्यवाद।